हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो। तो आपको मैं पिछली कक्षा में मैं आपको बताई थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें कि मैंने आपको परतों के बारे में बताया था। उसके बाद मैं आपको बताई थी भूकंप के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। और इस तरह से पढ़ेंगे ज्वालामुखी, ऐसे समझेंगे कि आज के बाद एग्जाम्स में क्वेश्चन छूटने की कोई भी संभावना नहीं हो। तो चलिए मेरे साथ आप भी तैयार हो जाइए, एकदम अच्छे से पढ़ना है। आप शुरू से अंत तक देखिए, चीज़ों को समझिए, नोट कीजिए, आपके लिए ज्योग्राफी एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, समझते हैं क्या है आखिर ज्वालामुखी। तो सबसे पहले तो ये आएगा कि आखिर ज्वालामुखी है क्या। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वॉल्केनो, तो ये वॉल्केनो आखिर है क्या। तो आप हमेशा इसके परिभाषा के रूप में ध्यान रखेंगे कि ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की निचली पदार्थ, यानी कि पृथ्वी के नीचे जो पदार्थ है, मैग्मा है, तो उस मैग्मा का दरारों से बाहर आना, उस मैग्मा का पृथ्वी के जो छिद्र है उससे बाहर आ जाना लावा के रूप में। यानी कि जो मैग्मा है वो जब लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर आएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से अचानक किसी पदार्थ का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ज्वालामुखी। जैसा कि अब हम फिगर से इसे देखेंगे कि आखिर क्या होता है ज्वालामुखी। तो यहाँ आपको कुछ कलरफुल प्लेट्स दिख रही होंगी। मैंने कलर डालने की कोशिश की इसमें, ताकि आपको चीज़ों को अच्छी तरह से समझने में बने। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का। तो ये क्या है, पृथ्वी का ऊपरी भाग, यानी कि इसे हम पर्पटी कहेंगे। हमने पढ़ा था पर्पटी, मेंटल और क्रोड के बारे में, तो इसे हमने पर्पटी कहा। ठीक, उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, तो ये मेंटल, पर्पटी के बाद ये मेंटल है। और इसी मेंटल से मैं आपको एक चीज़ इसमें बताई थी, प्लेटों के गति के बारे में। आपको मैंने प्लेटों के गति के बारे में बताई थी। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि वैगनर महोदय ने कहा था, वैगनर महोदय ने क्या कहा था कि पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें हैं, आपको पता है कि ये पृथ्वी और ये पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें हैं, इस तरह से ये प्लेटें कितने भागों में बटी है, तो 17 टेक्टोनिक प्लेट्स में। आपको याद रखना है कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं ये कितने भागों में बटी है, तो 17 टेक्टोनिक प्लेट्स, 17 टेक्टोनिक प्लेट्स। और वैगनर महोदय के द्वारा 3 प्रकार के प्लेटों के गति के नियम को बताया गया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि यदि प्लेटें एक दूसरे यानी ऊपर नीचे जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रूपांतर गति, इसे हम रूपांतर गति कहते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या आती है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा भूकंप आती है, इसके द्वारा भूकंप आती है। अब दूसरा जो उन्होंने बताया था, तो उसमें बताया था कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी कि इस तरह से जब प्लेटें जाती है तो इसे हम अपसारी गति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे अपसारी गति कहते हैं। और इसके द्वारा क्या आते हैं, तो इसी के द्वारा आते हैं ज्वालामुखी, इसी के द्वारा क्या आते हैं, तो ज्वालामुखी बनते हैं। जबकि तीसरे प्लेट में उन्होंने बताया था कि जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तब इसे हम अभिसारी गति कहते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं, तो विशाल पर्वत का निर्माण होता है, इसके कारण विशाल पर्वत का निर्माण होता है। तो हमने भूकंप के बारे में देख लिया था कि किस तरह से प्लेटें एक दूसरे के जब ऊपर नीचे इस तरह से होती है, रगड़ खाती है, टक्कर मारती है, तब भूकंप आते हैं। और अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी किस तरह से आते हैं। तो आपने सुना होगा कि जब ज्वालामुखी में कुछ ज़्यादा ही विस्फोट होता है तब भूकंप भी साथ में आता है, मतलब भारी मात्रा में विस्फोट के साथ क्या होता है, तो भूकंप भी साथ में आता है। तो इसीलिए समझ लीजिए कि ये भी प्लेटों का एक प्रकार का गति का ही नियम है। तो अब देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या होता है जो कि ज्वालामुखी, यानी कि ये जो मैग्मा है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये क्या है, तो ये मैग्मा है। ये क्या है, ये मैग्मा, पिघला हुआ पदार्थ। तो ये मैग्मा जो है ये बाहर आ जाता है। तो अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कितने प्रकार से बाहर आ सकता है। तो ये 2 प्रकार से बाहर आ सकता है। ये जो मैग्मा है ये 2 प्रकार से बाहर आ सकता है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एक तो दरारी उद्भेदन से, और दूसरा जो आएगा वो आएगा
केंद्रीय उद्गार से, केंद्रीय उद्भेदन या फिर उद्गार इसे आप कह सकते हैं, केंद्रीय उद्भेदन या उद्गार। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस है। दरारी उद्भेदन में हल्का हल्का निकलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ से हल्का हल्का रिसेगा, इतना बड़ा विस्फोट नहीं होगा। जब हल्का हल्का रिस के बाहर जाएगा एकदम पतली तरल अवस्था में जिसमें कि गैसों की मात्रा भी बहुत कम होगी, जलवाष्प की मात्रा भी कम होगी, और इसके साथ ही जो भी नीचे पत्थर के टुकड़े हैं वो साथ में नहीं आएंगे, एकदम पूरा तरल कह लीजिए आप। तो तरल गति से क्या होगा, जब निकलेगा तो उसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल भी बढ़ेंगे। तो केंद्रीय उद्भेदन किसे कहते हैं, जिसके साथ कि थोड़ा गाढ़े पदार्थों के रूप में निकलता है, गाढ़े पदार्थ के रूप में, और जिससे कि पर्वत का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गाढ़ा लिख देते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्भेदन। तो अब इसे समझे कैसे, तो अगर एग्जाम्पल के रूप में आप ले तो मान लीजिए मेरे मन में एक अच्छा सा एग्जाम्पल आया। बरसात के दिनों में, बारिश के मौसम में आपने नालियों को देखा होगा, सड़कों के किनारे जो नालियाँ बहती हैं उसे देखा होगा। तो नालियाँ कैसे होती है, इस प्रकार से होती हैं नालियाँ, और उसके ऊपर क्या होते हैं कि उसे ढकने के लिए इस तरह से ढक्कन का यूज किया जाता है। इस तरह से किस चीज़ का यूज किया जाता है, कैप का, ढक्कन का यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि बारिश में जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, नालियाँ जाम हो जाती है, क्योंकि नालियों में कुछ पदार्थ भी चले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, बोतलें हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो फेंकी जाती हैं, तो वो हो जाते हैं, जिसके कारण नालियाँ जम जाती हैं। नालियाँ क्या होती हैं, वो जम जाती है, ठीक, पूरी तरह से भर जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो दो प्लेटें होती हैं, आप ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इन दो प्लेटों के बीच से दरारों से हल्का हल्का रिस के वो पानी बाहर आने लगता है और फैलने लगता है। इस तरह से कैसे रिस के आने लगता है, तो दरारों से, क्योंकि अंदर से तो प्रेशर लगाया जा रहा है, तो हल्का हल्का रिस के पानी बाहर आने लगता है। तो वही क्रिया होती है दरारी उद्भेदन में, वही क्रिया होती है किसमें, दरारी उद्भेदन में। यानी कि प्लेटें तो होती हैं, तो हल्का हल्का उससे रिस के पानी यानी कि मैग्मा जो है ये बाहर आने लगता है। और क्या होता है, तो ये तरल अवस्था में होता है, यानी कि ये फैल जाता है इस तरह से। इससे पर्वत का निर्माण नहीं होता है, ये फैल जाता है, जिसकी वजह से कि पठार का निर्माण, आपने पठार को सपाट देखा होगा, तो ज्वालामुखी से निर्मित जो पठार होते हैं वो इसी दरारी उद्भेदन के माध्यम से होते हैं। इसी दरारी उद्भेदन के माध्यम से, यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं ये तरलता से फैल जाता है। आप अगर पानी को गिरा दीजिए, पानी तो आप पतला होता है, उसे पानी को ज़मीन पे गिराया तो पानी देखिएगा फैल जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, तो फैल जाएगा। तो इसी से पठार का निर्माण होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब अफ्रीका और भारत अलग हो रहा था, मैं आपको कई बार मैप बताई हूँ, ये अफ्रीका था यहाँ पे, और यहाँ पे ये एशिया था, अफ्रीका और ये एशिया हो गया। तो ये दोनों जब अलग हो रहे थे इस तरह से, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पठार का निर्माण हुआ, सोमालिया का पठार, यहाँ सोमालिया का पठार, और यहाँ पे भारत में एक दक्कन का पठार का महाराष्ट्र में निर्माण हुआ। क्योंकि ये दोनों जब प्लेटें अलग हुई, ये दोनों प्लेटें जब टूटी, तो उसी तरह से रिस के ये जो मैग्मा था ये बाहर आया और यहाँ दोनों जगहों पे पठार का, सपाट पठार का निर्माण किया। तो ये आपका दरारी उद्भेदन हो गया। तो आपने इसे नाली के माध्यम से समझा कि कैसे होता है। अब देखिए हम इसे इसी के माध्यम से समझ लेते हैं, केंद्रीय उद्भेदन को भी हम इसी के माध्यम से समझते हैं। तो वो कैसे, तो आपने देखा होगा कि चलो ठीक है, जब पूरी तरह से भर गया, ये रिसाव होने लगा, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि इस तरह से तो नालियाँ ख़राब हो जाएंगी, रिसाव हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी इस ढक्कन को हटा देते हैं, इस ढक्कन को हटा देते हैं, चाहे सड़कों पे पानी क्यों ना आ जाए, बाद में इसे साफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अभी ये सही नहीं है कि इस तरह से नालियाँ भर गई हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस ढक्कन को ऐसे हटाते हैं, कोई भी चीज़ को ऐसे हटाते हैं, दोनों साइड से खींच लेते हैं। तो जब इसी तरह से ये प्लेटें जब दोनों साइड से इस तरह से खींची, तो अंदर जो पानी का प्रेशर था वो डायरेक्ट ऐसे निकल गया। कैसे निकल गया, तो वो नाली का जो पानी था फटाक से ऊपर ऐसे निकला और फैल गया दोनों साइड। क्या हो गया, तो ऐसे निकला फटाक से और फैल गया। और उसी वही नाली का पानी अगर थोड़ा गाढ़ा होता और उसमें क्या होते हैं कि जो भी पदार्थ थे, प्लास्टिक थे, बोतल्स थे, जो भी थे, वो साथ में निकलता, तो उसका जो रफ्तार था वो इस तरह से निकलता। तो इसी तरह से जब केंद्रीय उद्भेदन में इस तरह से निकल रहा, तो वो क्या निकल रहा, मैग्मा निकल रहा। और किस चीज़ का निर्माण कर रहा है, तो वो पर्वत का निर्माण कर रहा। पर्वत का निर्माण आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय उद्भेदन के माध्यम से ही होता है, जबकि दरारी उद्भेदन के माध्यम से तो पठार बनते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। तो यहाँ पे हो गया मैग्मा,
ये मैग्मा जो हो गया, तो ये क्या निकलता है, जब इसी तरह से इसी गति के द्वारा, सारी गति के द्वारा बाहर निकलता है तो ये लावा बन जाता है। यानी कि ये किस प्रकार से निकलता है, लावा के रूप में। ये जब बाहर आ जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं। और इसके साथ पूछा जाता है एक ऑब्जेक्टिव कि सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ निकलता है। यानी कि जब मैग्मा आता है बाहर तो सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ निकलता है उसके साथ। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जलवाष्प, जलवाष्प जो है सबसे भारी मात्रा में निकलती है मैग्मा से। इसके अलावा SO2 निकलता है, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब ये निकलता है तो ये फिर लावा का रूप ले लेता है, फिर ठंडा होता है, जमता है और कई वर्षों के बाद ये पर्वत का भी रूप ले लेता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मैग्मा निकला और ये अपने साथ क्या लेकर आया, तो गैस लेकर आया। गैस भी इसके साथ ही निकलता है। तो यहाँ पे आपको मैं दर्शाना चाह रही थी कि ये देखिए, ये इस तरह से मैग्मा निकल रहा है। ये क्या हो रहा है, मैग्मा। और ये जो है इसे मेन पॉइंट कहते हैं, यानी कि जो मेन नली होती है इसे मेन नली कहते हैं, जबकि इसे छोटी नली के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपने देखा ये लावा ठंडा होकर ऐसे ऐसे पर्वत का निर्माण कर रहा है, इस आकृति का ये पर्वत का निर्माण कर रहा है। इसके साथ क्या निकल रही है, तो गैस निकल रही है। और इसके ऊपर जो आपको दिख रहा होगा ये जो छेद होता है जिससे कि निकलता है, तो उसे तो हम नॉर्मली छिद्र कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें भी आपको ये चीज़ें शायद पता नहीं होंगी कि ये जो ज्वालामुखी निकलते हैं तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे ज्वालामुखी छिद्र के नाम से जानते हैं इसे। और जब यही छिद्र, ये छिद्र जब भारी विस्फोट के साथ ज्वालामुखी निकलता है बाहर तो बड़ा हो जाता है। ये छिद्र कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसे कि हम क्रेटर कहते हैं। किसे कहते हैं, इस छिद्र को क्रेटर कहते हैं। और इसी में जब पानी सब भर जाता है तो ये एक प्रकार से क्रेटर लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आपने यहाँ तक तो देख लिया। अब देखते हैं कि ये जो ज्वालामुखी निकलती हैं तो इससे और मेन क्या पॉइंट हो जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ तक तो आपने आई थिंक कि अच्छे से समझ लिया होगा कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, कैसे निकलता है और क्या क्या इसमें दो जो मैं बताई हूँ आपको कि 2 नियम से निकलते हैं वो होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ आपको पॉइंट्स दिख रहा होगा, तो ये पॉइंट्स जाना जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ज्वालामुखी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो रोमन आग के देवता, रोम में जो आग के देवता थे उनका नाम वॉल्कैन था। उनका नाम क्या था, वॉल्कैन था। और जिससे कि ज्वालामुखी शब्द का यानी वॉल्कैनो शब्द का निर्माण हुआ। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं ऐसे नॉर्मली नॉलेज के लिए। फिर देखिए इसमें आपको सेंट हेलेंस दिख रहा होगा। ये सेंट हेलेंस क्या है, तो सेंट हेलेंस सबसे बड़ा जो साउथ यानी कि USA में है, ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन इसके जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ज्वालामुखी होता क्या है। आखिर ये जो ज्वालामुखी हमने ये समझा, अब देखते हैं कि आखिर ये ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, तभी हम जानेंगे कि सक्रिय क्या होता है, सुसुप्त क्या होता है और निष्क्रिय क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा VEI, आपको क्या दिख रहा होगा, VEI। तो VEI क्या होता है, ये होता है ज्वालामुखी की तीव्रता मापने का यंत्र, तीव्रता मापने का यंत्र की ये जो ज्वालामुखी आया है इसका विस्फोट जो है इसका तीव्रता क्या है, इसका जो है तीव्रता क्या है, कितनी तेजी से आया है। जैसा कि आपने देखा होगा रिक्टर स्केल भूकंप में मैं आपको बताई थी 1 से 9 तक पैमाना होता है। और इसमें अगर पैमाने की बात करें तो इसमें 0 से 8 तक का पैमाना होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। तो ज्वालामुखी को VEI से मापा जाता है और इसमें 0 से 8 तक का पैमाना होता है। देखिए कितना भी टाइम लगे इसे पढ़ाने में, चाहे मुझे आपको आधा घंटा ही क्यों ना लगे, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगी। और मैं यही चाहती हूँ कि आप पूरा सीखें, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा आपने कम समय देखा, कितना कम में पढ़ाया है, थोड़ा सा देख लिया बस आपके क्वेश्चन छूट जाए एग्जाम्स में। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए VEI तीव्रता मापने का यंत्र होता है किसका, ज्वालामुखी का। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। अब क्या देखेंगे, तो ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहले आता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जिसे आप एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है कि जो मैग्मा होते हैं, ये जो मैग्मा होते हैं ये जब लावा के रूप में बाहर निकल जाते हैं तो ये हमेशा निकलते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बार निकलने के बाद ये दिन प्रतिदिन यानी कि हमेशा निकलते रहते हैं। सक्रिय का मतलब ये है कि ये एक्टिव है, पूरी तरह से एक्टिव है,
जैसे कि आप लोग फेसबुक चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम से, तो वहाँ पे लिखाता है ना एक्टिव नाउ। एक्टिव नाउ का मतलब कि ये अभी से एक्टिव है, अभी क्या है, एक्टिव है। और बहुत देर से अगर देख रही हूँ कि 1 घंटे 1.5 घंटे से एक्टिव है, तो इसका मतलब इतने लंबे समय से आप एक्टिव हैं, यानी कि आप लगातार फेसबुक पे इतने लंबे समय से वर्क कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव है। तो उसी तरह से सक्रिय ज्वालामुखी का भी यही मतलब हो गया कि ये जो ज्वालामुखी एकदम एक्टिव है, यानी जब से ये निकला तब से ये निकलते ही जा रहा, वर्क पे वर्क किए जा रहा। तो इसी का मतलब हो गया एक्टिव ज्वालामुखी, यानी कि लावा जो है निकल ही रहा है। लावा क्या कर रहा है, ये निकल ही रहा है लावा, ठीक। और इसमें अगर एग्जाम्पल के रूप में आप देखें कि कौन कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बताई हूँ कि सेंट हेलेंस जो है ये कहाँ है, तो यूएसए में। सेंट हेलेंस कहाँ है, यूएसए में। और ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे। तो यहाँ से तो एक आपने ये देखा कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है सेंट हेलेंस। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो इटली में आपने देखा होगा एटना ज्वालामुखी। इटली में कौन सा ज्वालामुखी है, एटना ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अलावा आपने स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी का नाम सुना होगा, स्ट्रोम्बोली। और स्ट्रोम्बोली के बारे में एक बात है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बार बार पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। तो स्ट्रोम्बोली को ही कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब रात का समय होता है तो भूमध्य सागर में स्तंभ, तो जब रात का समय होता है तो भूमध्य सागर में जब अंधेरा छा जाता है तो आपको पता है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि ये पूरा टाइम निकल ही रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो ज्वालामुखी होता है ये रात में दिखाई देता है, पूरा एकदम अच्छी तरह से उजाला करता है इस, तो जिसके कारण कि इसे क्या कहा गया, तो प्रकाश स्तंभ कहा गया है भूमध्य सागर का। फिर देखिए आप इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिए। आपको पता है कि भारत में जो एक बैरन ज्वालामुखी है, भारत में आप जब अंडमान निकोबार का क्षेत्र देखते होंगे तो यहाँ पे एक बैरन ज्वालामुखी है, और ये बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको इसीलिए इसे ध्यान में रखना है कि ये जो बैरन ज्वालामुखी है भारत का, ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का है, तो इंडिया का है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर में जो आता है वो कौन सा ज्वालामुखी है, तो दूसरे नंबर में जो ज्वालामुखी आता है सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसे डॉर्मेंट भी कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है कि ये ज्वालामुखी जब निकलता है ना तो उसके कुछ दिन बाद ये शांत हो जाता है, यानी निकलने के बाद ये शांत हो जाता है, लेकिन फिर इसमें उद्गार होते हैं, यानी कि रुक के फिर उद्गार होना, रुक के फिर उद्गार होना। जैसे कि ये निकला, अभी ऐसे निकला और फिर ये क्या हुआ कि बंद हो गया, निकलने के बाद फिर ये बंद हो गया और फिर ये निकलना शुरू हो गया। जैसे कि आप सुबह में फेसबुक पे एक्टिव थे, फिर दिन भर बंद रहा, फिर रात में एक्टिव हो गए, तो वही चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक। तो सुषुप्त ज्वालामुखी कैसे हैं, तो ये जो शुरू में निकलते हैं फिर बंद होते हैं कुछ समय के लिए और फिर निकल जाते हैं। तो इसमें अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो फ्यूजियामा जो जापान में है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी। और फ्यूजियामा के बारे में देखिए मैं यहाँ भी पॉइंट करके लाई थी कि फ्यूजियामा जो है इसे क्या कहा जाता है, तो विश्व का सबसे सुंदर ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सुंदर ज्वालामुखी अगर कहा जाता है किसी को तो वो हो गया फ्यूजियामा। ये हो गया फ्यूजियामा और ये जापान में स्थित है, ये जापान में स्थित है। इसके अलावा अगर बात देखें तो इटली की विसुवियस, इटली का जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो कैसा है, विसुवियस, ये भी कैसा है, तो ये है सुषुप्त ज्वालामुखी। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे कि क्राकातोआ जो है ये भी सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। और भी जो ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में है ये भी सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो यहाँ से आपने देखा। अब तीसरा जो ज्वालामुखी इसे हम निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। निष्क्रिय ज्वालामुखी या इसे फिर मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मृत ज्वालामुखी। और इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी एक बार निकल जाने के बाद फिर ये पूरी तरह शांत हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक बार जब निकल गया उसके बाद फिर ये पूरी तरह शांत हो जाता है और फिर इसमें संभावना नहीं होती कि
दोबारा कभी इसमें उद्गार हो, यानी दोबारा फिर निकले, जब ऐसी संभावना नहीं होती है तो इसे मृत ज्वालामुखी या फिर निष्क्रिय ज्वालामुखी समझा जाता है। यानी कि आपने फेसबुक को क्या किया, तो लॉग आउट कर दिया लंबे समय के लिए, और आप उम्मीद नहीं है, आप दूसरा आईडी बना लिए कि उसको आप वापस चलाएंगे, तो वही हो गया आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी, एकदम कोई उसमें से अब कोई हलचल ही नहीं होने वाला। तो ये कैसा हो गया, तो ये निष्क्रिय ज्वालामुखी हो गया। अब देखिए इसका अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें कि इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है निष्क्रिय में, तो आपने म्यांमार का एक ज्वालामुखी पढ़ा होगा, म्यांमार का कौन सा, तो माउंट पोपा जो है ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ये म्यांमार का ज्वालामुखी है। इसके अलावा आपने कोहो सुल्तान के बारे में सुना होगा, ईरान का ये ज्वालामुखी है। तो ये सब क्या है, तो ये है निष्क्रिय ज्वालामुखी। ये कौन सा ज्वालामुखी है, तो ये है निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो इस तरह से आपने देखा 3 प्रकार होते हैं, ये तीनों प्रकार को आपको ध्यान में रखना है, इसके एग्जाम्पल को याद रखना है, और मैं जो इसमें जो कुछ भी आपको बताया उस सबको एक नोट्स बना लेना है, उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर देखिए इसमें एक आता है माउना लोआ, तो माउना लोआ जो है ये क्या है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, हवाई द्वीप पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ये माउना लोआ ज्वालामुखी है। और उसके बाद फिर ये आपको ओलंपस मॉन्स दिख रहा होगा, तो ओलंपस मॉन्स जो है ये मंगल ग्रह पे स्थित है। ये किस पे स्थित है, मंगल ग्रह पे, और ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कैसा है, तो ओलंपस मॉन्स जो है ये मंगल ग्रह पे स्थित है और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है, और अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आएगा। आपका लंबा टाइम मैं ले ली, लेकिन आई थिंक कि आपको मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए तो इतना है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के एक मज़ेदार टॉपिक। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।